नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 7 पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं पाठ 7, जिसका नाम है जीवों में अनुकूलन। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है सजीवों का वास स्थान। वास स्थान किसको कहते हैं? जहाँ पे कोई जीव रहता है या जो उसका घर होता है एक तरह से, ठीक, उसको वासस्थान कहते हैं। सजीव जो भी जीवित प्राणी है, वो जो भोजन करते हैं, जो जीवित हैं, जिनको दर्द महसूस होता है, वो सब क्या है? सजीव कहलाते हैं। जैसे मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सूक्ष्म जीवों में हमारे आ जाते हैं, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या हैं? ये सब एक तरह से सजीव हैं, इन्हीं को सजीव कहा जाता है। दूसरा बिंदु देखते हैं, सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण परिस्थिति के अनुसार। अब सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण, अनुकूलन मतलब कोई चीज़ आपके अनुकूल है या नहीं। जैसे अगर हमारे ऊपर मान लीजिए हमारा हाथ है, हाथ कहीं आग जल रहा है और आग में हमारा हाथ पड़ जाता है, तो हमारा हाथ जल जाता है, मतलब वो अधिक आग हमारे लिए खतरनाक है या हमारा शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी वो आग हमारे अनुकूल नहीं है। तो ऐसे ही अनुकूलन है। तो देखते हैं सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण क्या होता है, सजीवों का वास स्थान, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसको हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला हेडिंग सजीवों का वास स्थान। देखिए, वह स्थान जहाँ किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वासस्थान कहते हैं। वातावरण में सजीवों का वासस्थान जल, स्थल, वायु तथा मरुस्थल होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने घर में रहते हैं, जो मनुष्य है वो अपने घरों में रहता है। अब घर में हमको क्या क्या मिल जाता है? देखिए, घर में हमको सुरक्षा मिल जाती है, हम दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, दरवाज़ा बंद करके अपने घर में रहते हैं, ठीक। और हमको भोजन भी मिलता है, हम घर में रहते हैं, व्यवस्था करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन खाते हैं, फिर प्रजनन भी होता है और वातावरण भी हमारे अनुकूल होता है, तभी हम वहाँ पे जीवित रह पाते हैं। भोजन मिलेगा तभी हम जीवित रहेंगे, वातावरण हमारे अनुकूल होगा, हमारे रहने लायक होगा, तभी हम रह पाएंगे। अगर हमको पानी के अंदर रख दिया जाए तो हम नहीं रह पाएंगे, हम पानी के अंदर मर जाएंगे। यानी पानी के अंदर हम अपना घर नहीं बना सकते, हम नहीं रह सकते, वो हमारे अनुकूल नहीं है। तो इस तरह से कोई भी जीवधारी हो, कोई भी जीव हो, वह उसी जगह पर रह सकता है जहाँ का वातावरण उसके अनुकूल हो, जहाँ पे उसको सुरक्षा मिलती हो, जहाँ पे उसको भोजन मिलता हो, जहाँ पे वो प्रजनन कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जहाँ उसको मिलेगी, वही उसका वासस्थान होगा, ठीक। चलिए, या साधारण भाषा में आप यही कह सकते हैं, जिस स्थान पे कोई जीव रहता है, उस स्थान को उस जीव का वासस्थान कहा जाता है। ये भी परिभाषा कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीचे कुछ बिंदु दिए हैं, वो बिंदु देखते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल आदि। मछली इसमें जंतु है, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल ये सब क्या है? पादप जीव हैं, ठीक। देखिए, जो जीव जल में रहते हैं उनको हम क्या कहेंगे? जलीय जीव, ठीक। अगला देखते हैं, स्थल पर पाए जाने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। अब जो सूखी भूमि पे पाए जाते हैं स्थल पे, जैसे हम लोग जहाँ चलते हैं फिरते हैं, इस तरह के स्थल पे, तो उन जीवों को कहते हैं
स्थलीय जीव जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, बिल्ली, नीम, आम, अमरूद, महुआ आदि। भूमि पर अनेक प्रकार के वास स्थान हैं। कहीं जंगल है तो कहीं पहाड़ है, कहीं हरे भरे मैदान है तो कहीं रेगिस्तान है। पौधे एवं जंतु रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं। अब ये जो स्थल है, स्थल या भूभाग जिसको कहते हैं, भूमि भूमि में तो सब आ जाता है, लेकिन स्थल का मतलब जो सूखा क्षेत्र है। ठीक। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी जो इंसान है या जीव है कई जगह रहते हैं। कुछ जीव जंगलों में रहते हैं, कुछ जीव अपना घर बना के खुले मैदान में रहते हैं, कुछ जीव पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ रेगिस्तानों में भी रहते हैं। तो इस तरह से भी इनको बांटा गया है, अलग अलग किया गया है। अब जो जीव रेगिस्तान में रहते हैं उनको क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊंट मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु है तथा बबूल व नागफनी मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। तो ये क्या है, ये मरुस्थलीय जीव कहलाएंगे। ऊंट हो गया, बबूल हो गया, नागफनी का पौधा हो गया, ये सब क्या है, मरुस्थलीय जीव कहलाएंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जो जल तथा स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ये सब क्या है, पानी में भी रह लेते हैं और स्थल पे भी रह लेते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम उभयचर जीव कहते हैं, उभयचर। ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक तालिका दी है, इस तालिका को आप लोग खुद से भरेंगे। एक हम बता दे रहे हैं, देखिए इसमें जंतु का नाम दिया है यहाँ पे गाय। अब वास स्थान में भरना है, गाय कहाँ रहता है, गाय तो स्थल में रहता है, तो यहाँ क्या भर देंगे, स्थल भर देंगे। ठीक। पौधे का नाम देखिए यहाँ दिया है आम, इसका वास स्थान क्या है, ये भी कहाँ रहता है, स्थल पे रहता है, तो यहाँ भी स्थल भर देंगे। ठीक। ऐसे ही बैल का भरना है, नीम का भरना है, मछली का, जलकुंभी का, मेढक का, सिंघाड़ा का, ऊंट का और नागफनी का, इन सब का भी आप लोग भरेंगे खुद से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी जीवों की संरचना, शारीरिक संरचना इस प्रकार होती है जो उन्हें अपने वास स्थान में आसानी से रहने योग्य बना सके। जीवों की शारीरिक संरचना में अंतर उनको वास स्थान में अनुकूलन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मछली का वास स्थान जल है। हमको सबको पता है मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो उसका वास स्थान क्या हुआ, जल हो गया। मछली का शरीर जलीय वासस्थान में रहने के लिए अनुकूलित होता है, यानी उसका जो शरीर की बनावट होती है मछली के, वो इस तरह से प्रकृति बनाती है कि वो पानी में आसानी से रह सके। हम लोगों का शरीर प्रकृति ने इस तरह से नहीं बनाया है। हमारा शरीर इस तरह से बना है कि हम स्थल में रह सके, हम पानी में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा शरीर उस तरह से बना ही नहीं है। और मछली का शरीर उस तरह से नहीं बना है कि वो पानी से बाहर रह सके, इसीलिए उसको पानी में रहना पड़ता है। दरअसल सल्कों से ढका हुआ नाव के आकार का शरीर होता है। मछली का शरीर कैसा होता है, पूरा, जब आप पूरी मछली देखेंगे तो कैसा, नाव के जैसा लगता है ना देखने पे। पंख होते हैं, गलफड़े होते हैं, गलफड़े मतलब जो गिल्स होते हैं जिनकी सहायता से मछली श्वसन क्रिया करती है, उसको गलफड़े कहते हैं, जो जलीय जीवन हेतु अनुकूलन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ऊंट के लंबे पैर एवं मोटे गद्देदार तलवे रेत रेत मतलब जो मरुस्थल होता है में चलने और दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। पक्षियों के पंख हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। देखिए अब इसी तरह हर जीव क्या है, अलग अलग वातावरण में अलग अलग जगह रहने के अनुकूल बनाया गया है प्रकृति के द्वारा। अब जो पक्षी है वो स्थल में भी रहता है, लेकिन हवा में भी रहता है, हवा में भी उड़ लेता है, इसलिए इसको वायवीय जीव भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ये हवा में भी उड़ लेता है। इसका शरीर इस तरह से प्रकृति ने बनाया है, इस पक्षियों को प्रकृति ने पंख दिया है जिससे वो क्या करते हैं, हवा में उड़ लेते हैं, लेकिन हम मनुष्यों को नहीं दिया है।
इसलिए हम हवा में नहीं उड़ पाते। ऐसे ही अब ऊँट है, ऊँट क्या है? मरुस्थलीय जीव है, क्योंकि ये इसको कहते हैं ना, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान होता है। और ऊँट क्या है? ऊँट को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का घोड़ा कहा जाता है, क्योंकि ऊँट जो है रेगिस्तान में बहुत तेजी से चल लेता है। तो प्रकृति ने उसके पैरों को और ऊँट को इस तरह से बनाया है कि उसको जो उसके पैर होते हैं वो गद्देदार बना दिया है, ताकि जब वो बालू में चले तो उसके पैर बालू में धंसे नहीं, और जब पैर धंसेगा नहीं तो वो और तेजी से चल पाएगा। और पानी के लिए ऊँट के अंदर, शरीर के अंदर जल संचित करने के लिए एक थैली बना दिया है प्रकृति ने। जो नेचर है हमारा, जो प्रकृति है, उसने ऊँट के अंदर एक थैली बना दिया है, जिसमें वो एक बार में जल को कुछ दिनों संचित कर लेता है और फिर धीरे धीरे कुछ दिन तक वो जल को इस्तेमाल करता रहता है। इसी तरह वो उसी जल को इस्तेमाल कर करके वो कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो ये सब प्रकृति के द्वारा उसी के अनुरूप उन जीवों को बनाया गया है कि वो इन इन जगहों पे आसानी से रह सकें। अब आगे आते हैं सजीवों में अनुकूलन एवं रूपांतरण। सभी जीवधारी अपने निश्चित निवास क्षेत्र में वास करते हैं। यदि इनके निवास में परिवर्तन हो तो इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और अधिक प्रतिकूल दशाएं होने पर वे मर भी सकते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा, जब आप लोग या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं या नाना नानी के घर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अपने घर से नाना नानी के घर या किसी रिश्तेदार के यहाँ एक आध महीने के लिए रहने के लिए या घूमने के लिए जाते हैं, तो हमको सर्दी जुकाम हो जाता है। अपना वास स्थान छोड़ के हम किसी और के वास स्थान पे रहने गए थे, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ का जो वातावरण था वो हमारे अनुकूल पूरी तरह से नहीं था, थोड़ा सा फर्क था उसमें, तो उससे हमें थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक। तो क्या हुआ, इससे हमें अब सर्दी जुकाम हो गया तो हमको दवा खाना पड़ेगा, तो हमको थोड़ी कठिनाई हुई ना, दिक्कत हुई हमें। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो जो मछली होती है, मछली का घर क्या है? मछली का वास स्थान है हमारा जल, पानी में रहती है मछली। अब पानी में उसका वास स्थान है, अगर हम उसको उसके वास स्थान से निकाल के स्थल पे ले आए, स्थल पे रख दें, तो क्या होगा? मछली तड़पेगी। मछली जिन तो हवा में जिंदा रहती नहीं, मछली मछली को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप वास स्थान को बदल रहे हैं तो आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कभी कभी वो कठिनाइयाँ, वो प्रतिकूल दशाएं इतनी अधिक हो जाएं कि आपके या किसी भी जीव के प्राण भी जा सकते हैं उसमें। जैसे मछली मछली को अगर हम पानी से बाहर निकाल के रख दें तो मछली मर भी सकती है। अगर बहुत देर तक रखी रहेगी तो मर ही जाएगी, इसीलिए मछली पानी में ही रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मछली जब बाहर आ जाती है तो मर क्यों जाती है? क्यों होता है ऐसा? इसका कारण जान लीजिए। मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल गिल मतलब गलफड़े, उन्हीं को क्लोमो गिल्स क्लोम भी कहते हैं। ठीक। गिल द्वारा ग्रहण करती है। यानी हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? हम श्वास श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तो हम मनुष्य जो हैं, स्थलीय मनुष्य जो हैं, वो श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हवा के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं या मछली जो होती है वो क्या करती है? अपने गिल्स के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसको अपने अंदर खींच लेती है और उसके द्वारा वो अपना श्वसन क्रिया चलाती है। जल से बाहर निकालने पर वह सांस नहीं ले पाती और मर जाती है, क्योंकि वो गलफड़ों से सांस लेती है, उसको जब पानी मिलेगा तभी वो सांस ले पाएगी। उसका जो शरीर है वो हवा में सांस लेने के योग्य नहीं बनाया है प्रकृति ने, इसी कारण वो पानी में ही रहती है। इस प्रकार यदि आम के पौधे को पानी में रोप दिया जाए, यानी आम का कोई पेड़ है,
और किसी गड्ढे में पानी है, मान लीजिए कोई गड्ढा है उसमें पानी हमेशा भरा रहता है, और आपने आम के पेड़ को उसमें लगा दिया यानी रोप दिया, तो आम की जड़ें श्वसन क्रिया नहीं कर पाती और पौधा समाप्त हो जाता है। आम का पेड़ अगर जहाँ जिस गड्ढे में पानी रुका हो हमेशा के हमेशा रुका रहता है, वहाँ पे अगर लगा देंगे आप तो क्या होगा, पेड़ समाप्त हो जाएगा, एकदम नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक जीवधारी को किसी निवास स्थान पर रहने के लिए उपयुक्त दशाएं आवश्यक होती हैं। इन्हीं उपयुक्त दशाओं के अनुसार जीवधारियों में अपने को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। अब होता क्या है, जब हम अभी मैंने ऊपर बताया कि जब हम किसी रिश्तेदार के यहाँ घूमने जाते हैं तो शुरुआत में कुछ दिन हमारी तबीयत सर्दी जुकाम हमको हो जाता है, फिर हम दवा ववा खाते हैं, फिर धीरे धीरे हम वहाँ रहने के आदी हो जाते हैं। यानी हमने अपने शरीर को उस वास स्थान में रहने के लिए पूरी तरह से ढाल लिया है। ठीक, तो हमारा शरीर उस वातावरण में रहने के अनुकूल खुद को बना लेता है। चलिए अब देखते हैं, वातावरण के आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधों को जलीय, स्थलीय, उभयचर अथवा वायवीय भागों में बांटा जाता है। इतने भागों में बांटा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ एक तालिका दी हुई है, ये सारणी जो दी हुई है, इस सारणी में देखिए ये जलीय है, ये स्थलीय है, ये मरुस्थलीय है और ये उभयचर जंतु हैं। अब जलीय में एक जंतु का नाम लिखना है, तो जलीय जंतु में एक हम लिख देंगे क्या, मछली लिख देंगे। पौधे में लिखना है तो क्या लिख देंगे, सिंगाड़ा लिख देंगे। जलीय में लिखना है, सॉरी स्थलीय में लिखना है तो स्थलीय में यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, गाय लिख देंगे। पौधे में आम लिख देंगे यहाँ पे। मरुस्थलीय में जंतु में लिखेंगे ऊंट यहाँ लिख देंगे, और पौधे में नागफनी लिख देंगे। उभयचर में हम लिख सकते हैं क्या, जो उभयचर का मतलब क्या होता है, जो स्थल और जल दोनों जगह पे रह सकता हो, तो यहाँ पे हम मेढक लिख सकते हैं। ऐसे ही बाकी दो आप लोग खुद से भरेंगे, एक मैंने बता दिया, बाकी दो आप लोग खुद से भरेंगे। आगे देखते हैं, देखिए आकृति, आकार, रंग रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। आप देखिए कोई भी जीव हो, उसको रहने के लिए जब उपयुक्त वातावरण मिलेगा, उपयुक्त भोजन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, ये सारी चीज़ें जब उसको मिलेंगी अपना जीवन यापन या ना अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सुचारू रूप से, उसी चीज़ को हम अनुकूलन कहते हैं। अब यहाँ पे अनुकूलन कई तरह से, अभी ऊपर आपने पढ़ा अनुकूलन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो वो सारी चीज़ें अनुकूलन में ही आती हैं। अब आते हैं, देखिए जंतुओं तथा पौधों में जलीय, स्थलीय तथा वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे जलीय अनुकूलन की विशेषताएं, जलीय के बाद पढ़ेंगे वायवीय, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थलीय पढ़ेंगे, फिर वायवीय पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं जलीय अनुकूलन। देखिए जलीय अनुकूलन में यहाँ हम देखेंगे जो मछली होती है वो जलीय जीव होती है, यानी वो जलीय अनुकूलन में जलीय अनुकूलन के स्वरूप में होती है, क्योंकि वो मछली जो है वो पानी में रह सकती है। अब पानी में वो रह सकती है, इसके लिए कुछ खास चीज़ें प्रकृति ने उसको प्रदान की है। अब वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें उसको प्रदान की गई हैं जिससे वो पानी में आसानी से रह सकती है। धान रोपते समय तथा अधिक देर तक कपड़ा धोते समय, आपने धान नहीं रोपा हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब हमारा हाथ या पैर ज़्यादा देर तक पानी में रहता है तो हमारी उंगलियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं।
सफ़ेद हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं, चाहे पैर के हों या हाथ के हों। आपने ये अक्सर देखा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि धान रोपते समय या अधिक देर तक कपड़ा धोते समय हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा, चमड़ी सिकुड़ जाती है। तो ये क्यों होता है? अभी आगे हम देखते हैं क्यों होता है। जलीय जंतु मेढक मछली की त्वचा में भी होता है क्या? तो ये चीज़ जो होती है, यानी जो हमारे हाथों में होता है, हमारे हाथ की उँगलियाँ सिकुड़ जाती हैं, वो चीज़ इनमें नहीं होती। मेढक और ये जो मछली होती है, इन जीवों में नहीं होता, जबकि ये हमेशा पूरी ज़िंदगी पानी में ही रहते हैं। मछली तो पूरी ज़िंदगी पानी में रहती है, फिर भी इसकी चमड़ी नहीं सिकुड़ती। तो क्या कारण है? चलिए वो देखते हैं। हमारे हाथ तथा पैर की त्वचा इसलिए सिकुड़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होता, परंतु जलीय जीवधारियों का शरीर पानी में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ये कारण हो गया कि हमारा हाथ पानी में ज़्यादा देर रहता है तो क्यों सिकुड़ जाता है, वहीं मछली पूरे जीवन भर पानी में रहती है तो उसकी त्वचा क्यों नहीं सिकुड़ती। ठीक। मछली की त्वचा इस तरह से प्रकृति ने बनाई है, यानी उसकी त्वचा पानी में रहने के अनुकूल बनाई गई है, इसलिए नहीं सिकुड़ती। हमारी त्वचा पानी में रहने के अनुकूल नहीं बनाई गई है, इसीलिए वो सिकुड़ जाती है। अनुकूलन जीवधारियों के शरीर में रचनात्मक विशेषताओं के कारण होता है। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो ये जो मछली का शरीर होता है ऊपर से, ये एक तरह से मछली का सुरक्षा कवच होता है। पानी से एकदम अंदर के भाग को पानी से सुरक्षित रखता है ये। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। अब ये जो ऊपर की चीज़ दिख रही है ना आपको, इसी को कहते हैं जलरोधी सल्क। ये जो चमक रहा है आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, चमक रहा है ये, इसी को शल्क कहते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे गिल्स या क्लोम कहते हैं, या गलफड़े भी कहते हैं, होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है, यानी जैसे हम लोगों के शरीर में गर्दन पाया जाता है, मछली के शरीर में गर्दन नहीं पाया जाता है। शरीर के साथ सीधे सर जुड़ा होता है इनका। ठीक। ये जो देखिए, ये आँख के पास ये जो क्षेत्र मतलब एरिया है, क्षेत्र है, यहाँ पे हम लोगों का गर्दन होता है, लेकिन मछली में नहीं होता। उसका शरीर सीधे सर से जुड़ा होता है। तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है, जिससे वो पानी में भी आसानी से देख सकती हैं। तो ये सब खासियत क्या है, मछली के अंदर होती हैं। तो ये सभी लक्षण मछली को जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूल बनाते हैं। इसी प्रकार अन्य जलीय जंतुओं में भी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं जिनके कारण वे जल में निवास कर पाते हैं। अब मेढक के बारे में देखते हैं। मेढक के पांच पाद जो पीछे के पैर होते हैं, मेढक में जो पीछे के पैर होते हैं उन्हीं को पाशपाद कहा है यहाँ पे। पीछे के पैर में पाद जाल जल में तैरने में तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अब जो मेढक है, मेढक तो उभयचर प्राणी है, अभी आपने ऊपर देखा। तो इसमें दोनों की खूबियाँ होती हैं। जब ये पानी में रहता है तो जो श्वसन क्रिया करता है वो अपनी त्वचा के द्वारा करता है, लेकिन जब स्थल पे आ जाता है तो श्वसन क्रिया कैसे करता है? अपने फेफड़ों के द्वारा करता है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ पौधे दिए हैं। ये सब क्या है? सिंगाड़ा जलीय पौधा है, हाइड्रिला जलीय पौधा है। इनमें क्या होता है, देखिए इनका तना जो है क्या कमज़ोर होता है। जलीय पौधे जो होते हैं इनका तना कमज़ोर होता है। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। इसी प्रकार जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमज़ोर होता है क्योंकि इन पौधों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत अल्प मात्रा में होता है। काष्ठीय मतलब कठोर ऊतक जो होते हैं वो इनमें नहीं होते, इसीलिए ये बहुत कमज़ोर तने वाले होते हैं। पत्तियां पतली कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं।
पत्तियों में प्रायः रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, यानी जो जड़ होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तना, पर्णवृंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होता है, अतः जलीय पौधे स्पंजी व हल्के होते हैं, जैसे जलकुंभी। ठीक, तो ये सारे पौधे क्या हैं? ये सब जो जलीय पौधे हैं, इनको जल में रहने के लिए जो विशेषताएं होती हैं वो सारी ये सारी विशेषताएं उनको जल में रहने के अनुकूल बनाती हैं, इसीलिए ये जल में रह पाते हैं। अब जलीय पौधे हैं कौन कौन से ये देख लीजिए। सिंघाड़ा, वाइलिस्नेरिया, हाइड्रिला तथा कुमुदनी आदि, ये सब क्या हैं? जलीय पौधों में आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ और ये देख लीजिए, जलीय पौधों के सभी भाग पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है, जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। अब जलीय पौधे पानी में क्यों नहीं सड़ते? तो उसका कारण क्या है? इनमें जलरोधी मोम या उपचर्म की एक परत पाई जाती है, जिससे ये पानी में सड़ते नहीं हैं। अब आते हैं हम स्थलीय अनुकूलन पे। देखिए, स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय तथा स्थलीय पौधे जैसे नीम, आम, अमरूद, महुआ, बबूल आदि में भी वातावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, बकरी, गाय में प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं। प्रचलन मतलब चलने के लिए, ठीक, कहीं आने जाने के लिए जो पैर होते हैं इनके 4 पैर होते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, इन सब में क्या होता है? 4 पैर होते हैं ना, वही ये कह रहा है कि इनमें 4 पैर होते हैं। इनमें सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है, यानी अब जो गाय सांस लेती है, कुत्ता सांस लेता है, ये सब क्या है? इनके अंदर फेफड़े होते हैं, एकदम पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र, इसीलिए कहा जा रहा है कि होता है सांस लेने के लिए। नीम, आम, बबूल तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं। अधिक जल में ये सूख जाते हैं। इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। यानी अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि आम का पेड़ अगर किसी पानी से भरे हुए जगह पे लगा दिया जाए तो क्या होगा? आम का पेड़ समाप्त हो जाएगा, एकदम सूख के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ये स्थलीय वृक्ष हैं, तो बहुत अधिक पानी वाली मात्रा में नहीं रह सकते। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है, जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। इनके जो जड़ तंत्र होती है वो बहुत गहराई तक और बहुत दूरी तक फैली होती है, क्योंकि ये पेड़ बड़े होते हैं, इसीलिए इनका जड़ तंत्र भी बहुत बड़ा होता है। मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब जो जंतु मरुस्थल में रहते हैं उनको और विशेष तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे क्या होता है? पानी की कमी होती है। रेगिस्तान में पानी की कमी हो जाती है ना, हर जगह तो पानी मिलता नहीं कि कभी कहीं भी प्यास लगाओ नल चला के पानी ले लिए, ऐसा तो रेगिस्तान में होता नहीं। तो वहाँ पानी की कमी होती है, धूप भी बहुत तेज होता है और तथा गर्म बालू पर चलना पड़ता है। हर जगह बालू ही बालू होता है, तो चलने के लिए बालू पे ही चलना पड़ता है। तो उसमें मरुस्थलीय जो जंतु होते हैं, जैसे मरुस्थलीय जंतु है जैसे ऊँट, तो उनको, इन ऊँटों को प्रकृति ने मरुस्थल में रहने के अनुकूल बनाया है। तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें उनको दी गई हैं जिससे वो मरुस्थल में रहने के अनुकूल हो गए हैं, वो हम देखते हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों के समाधान हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, जैसे ऊँट के। तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं? इनमें एक थैली होती है जल संचय करने की, यानी जहाँ पे वो जल इकट्ठा करके रखते हैं ये जंतु। और खुरदरी त्वचा होती है, इन पे जो बाल होते हैं, मतलब जो त्वचा होती है, इनकी त्वचा पे अधिक बाल होते हैं, इनके पैर लंबे होते हैं तथा जो तलवे होते हैं इनके गद्देदार होते हैं, ताकि रेगिस्तान में जब ये चलें बालू पे तो वो पैर इनका धंसे ना, जिससे उनको दौड़ने में आसानी हो। इसी प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधों को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब मरुस्थल में उगने वाले पेड़ पौधे कौन कौन से हैं? नागफनी हो गया,
बबूल हो गया, इस तरह के कई सारे, सतावर हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब ऐसे पेड़ हैं जहाँ पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उन्हीं जगह पे उगते हैं। इसीलिए इनको जैसे मरुस्थल में क्या है, पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए मरुस्थल में उगते हैं और इसीलिए इनको मरुस्थलीय पेड़ कहा जाता है, पौधा कहा जाता है। ये भी पानी की कमी, सूर्य का तेज प्रकाश तथा दिन के समय उच्च तापमान को सहन करते हैं। मरुस्थलीय पादप में अनुकूलन हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब इन जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं। देखिए, मरुस्थलीय पौधा यहाँ देखिए, नागफनी हो गया, किकवार हो गया, सतावर हो गया, भड़भंडा हो गया। भड़भंडा आपने हो सकता है देखा हो कहीं। भड़भंडा और नागफनी आपने अक्सर देखा होगा कहीं ना कहीं, छोटे मोटे कहीं ना मिल जाते हैं। अब देखते हैं, देखिए इनमें विशेषता क्या होती है वो देखते हैं। इनका तना मांसल, चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है। स्पंजी मतलब जो स्पंज होता है ना, आपने देखा होगा गद्दे में जो स्पंज लगता है, या सोफा सोफा वोफा जो होता है, घर में जो सोफा रखा होता है उसमें जो स्पंज होता है, तो ये थोड़ा स्पंजी जैसे होते हैं, ऐसे स्पंज की तरह हल्के फुल्के दबते हैं ये। जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। जैसे नागफनी, जो नागफनी का पेड़ होता है, अगर उस पेड़ को उसकी जो एक पत्ती है, मान लीजिए एक पत्ती ले लेते हैं, उसको बीच से हम जब काटेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारा गूदा और जल भरा हुआ है। तो जो स्पंज होता है, वो स्पंज जो है वो जल को एकदम अपने अंदर सोख के रखता है, वही काम नागफनी करता है। जड़तंत्र अत्यधिक फैला हुआ है और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। अब जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत फैली हुई होती हैं और बहुत गहराई तक जाती हैं पानी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पौधे के लिए पानी तो आवश्यक ही है, चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन आवश्यक है। तो वो जमीन के नीचे गहराई तक जाती हैं और जल को खोजती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या तल्क के रूप में पाई जाती हैं, जैसे नागफनी, कीकवार, सतावर, भड़भंडा। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन कम हो, अब वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो इनको क्या होगा, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी, और जब पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी तो ये जीवित, पानी खोजने में इनको ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करना पड़ेगा और ये जीवित रहेंगे। इसीलिए ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ही कम करते हैं, और जब भी करते हैं तो वो भोजन जो है अपना वो एक जगह संचित करते रहते हैं। इसीलिए नागफनी की पत्तियां जो होती हैं देखिए मोटी मोटी होती हैं, इनके अंदर स्पंज में रस भरा होता है, या जिसको पानी भरा होता है। देखिए पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। जैसे कनेर, कनेर के पौधे में ये जो रंध्र होते हैं वो धसे रहते हैं, जिससे जो फोटोसिंथेसिस है या वाष्पोत्सर्जन है, फोटोसिंथेसिस नहीं, सॉरी गलत हो, फोटोसिंथेसिस नहीं कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो कम हो। कीट तथा पक्षी हवा में उड़ते हैं। हमने देखा पक्षी जो हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्या हवा में उड़ते हैं ना। इन जंतुओं में उड़ने हेतु शरीर में अनेक प्रकार के अनुकूलन होते हैं। तो इनका शरीर जो है हवा में उड़ने के अनुकूल प्रकृति ने बनाया है। तो इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो देखते हैं हम। अब आते हैं हम वायवीय अनुकूलन पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ बिंदु हैं, पहले वो देखिए। आपने देखा होगा कीड़ों कीड़ों को भी, कीड़े मकोड़े के भी उड़ता देखा होगा, पक्षियों को भी उड़ते हुए देखे होंगे आप लोग। तो उसको ध्यान में रख के बस सोचते रहिए, जो अभी आपको हम यहाँ बताएंगे पढ़ाएंगे वो बस आप सोचते रहिएगा। देखिए, ये उड़ने से पूर्व शरीर को फुलाकर पंख फैलाते हैं। ये निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। इस प्रकार कीटों में भी उड़ने की
प्रक्रिया होती है। तो क्या होता है, पक्षी जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि उनका जो पंख होते हैं, पंख से जो शरीर होता है उनका थोड़ा फूला हुआ होता है, तो ऐसे करते हैं, शरीर को फुला लेते हैं और पंख फैला के फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं। अब आते हैं पहले कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। सबसे पहले कीटों के बारे में देखते हैं। इनका शरीर छोटा होता है। कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, छोटे से होते हैं ना, तो इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। पहले तो ये जान लीजिए अकशेरुकी किसे कहते हैं। अकशेरुकी मतलब होता है जिन जंतुओं में रीढ़ की हड्डी या जिसे हम बैकबोन भी कहते हैं वो नहीं पाया जाता है, उन्हीं को हम अकशेरुकी जीव कहते हैं या जंतु कहते हैं। तो कीड़े मकोड़ों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती और केचुए में भी नहीं पाई जाती, घोंघा में भी नहीं पाई जाती। लेकिन जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो केचुआ और घोंघा की तुलना में हल्के होते हैं। जब ये उड़ते हैं तो दो जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। कैसे होते हैं, इनमें पंख लगे होते हैं, इनका शरीर हल्का होता है और इनके अंदर श्वास रंध्र होते हैं जिससे वो हवा भरते हैं और निकालते हैं। और यही कारण होता है कि इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये हवा में उड़ पाते हैं पंखों की मदद से। तो ये तो हो गया कीटों में अनुकूलन या कीड़ों में अनुकूलन। अब आते हैं पक्षियों में अनुकूलन। पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियों में क्या क्या पाया जाता है वो देखते हैं। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौका आकार तथा धारा रेखित होता है। इनका भी शरीर क्या होता है, नाव के जैसा होता है। अगर पंख ना खोलें तो आप देखिए तो इनका शरीर नाव के जैसा होता है एकदम, सर से लेके पूरे पांव तक अगर देखेंगे तो। इनके अग्रपाद ही पंख में रूपांतरित होते हैं। जैसे आपने देखा ना कि जो जानवर हैं उनके चार पैर होते हैं, तो इनमें क्या होता है, पक्षियों में आगे के दो पैर नहीं होते। वही आगे के दो पैरों को प्रकृति ने पंख के रूप में बदल दिया है और जो पीछे के दो पैर हैं वो खड़े होने बैठने के या सारा काम चलने के काम आता है इनके। तो जो अग्रपाद होते हैं उन्हीं को रूपांतरित करके प्रकृति ने पंख के रूप में बदल दिया है, जो उड़ने में सहायक है। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं तथा इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। क्या होता है इनकी विशेषता देखिए। इनमें पंख होते हैं, जो अग्रपाद होते हैं उन्हीं को प्रकृति ने पंखों में रूपांतरित कर दिया है। इनकी जो हड्डियां होती हैं या अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं, उनमें वायु भरी होती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। इन फेफड़ों से जुड़े जो वायुकोश होते हैं उनमें हवा भरी होती है। इससे इनका शरीर उड़ते समय जो होता है, जब ये उड़ते हैं तो उस समय भी इनका शरीर हल्का बना रहता है, इसीलिए वो हवा में उड़ पाते हैं। तो ये जो सारी विशेषताएं हैं ये पक्षियों के अंदर होती हैं और इसी कारण ये हवा में उड़ पाते हैं। इससे स्पष्ट हो गया कि कीटों और पक्षियों में उड़ने के लिए विशेष अनुकूलन होता है। अब हमने सुना होगा, अक्सर आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक डायनासोर नाम का पहले ये बहुत बड़ा सा जानवर रहता था। तो देखिए, आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा। ये लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे परंतु आज नहीं नहीं पाए जाते हैं। ऐसे ही कई जीव की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, यानी जो डायनासोर की प्रजाति थी वो विलुप्त हो चुकी है, खत्म हो गई है। कई नई प्रजातियों का उद्भव भी हुआ है, यानी नई प्रजातियां पैदा भी हुई हैं।
विलुप्तीकरण एवं उद्भव प्रक्रिया में वातावरण में होने वाले परिवर्तन तथा उसके लिए अनुकूलन का विशेष महत्व है। अब देखिए, डायनासोर प्रजाति जो लुप्त हुई है उसका मुख्य कारण क्या था कि उनको जिंदा रहने के अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे क्या हुए, मर गए और उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। ऐसे ही जब कोई नया जीव पैदा होता है तो इसका मतलब कि उस जीव को वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो रही होती हैं, इसीलिए नई प्रजाति या जो प्रजाति जिंदा है अभी भी वो आगे बढ़ती रहती है। यही कारण है, इसीलिए अनुकूलन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये हो गया आपका पाठ अनुकूलन। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, वह स्थान जहाँ पर किसी जीवधारी को पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन तथा सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, उसे उसका वासस्थान कहते हैं। तो ये आप पढ़े हैं और ये आप अच्छे से समझ भी गए होंगे कि कोई इंसान या कोई भी जीवधारी को जब पर्याप्त भोजन, सुरक्षा, प्रजनन और सभी अनुकूल दशाएं प्राप्त होती हैं या उपलब्ध होती हैं, तो वही उसका वासस्थान कहलाता है। अगला देखते हैं, जल में रहने वाले जीवों को जलीय जीव कहते हैं। स्थल पर रहने वाले जीवों को स्थलीय जीव कहते हैं। जो जीव जल तथा स्थल दोनों स्थानों पर रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं। आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। मछली के शरीर पर स्थित जलरोधी सल्क, जलक्लोम को क्या कहते हैं, गिल कहते हैं या गलफड़े कहते हैं। धारा रेखित शरीर जलीय जीवन के अनुकूलन है। ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ये ऊंट की विशेषता है जिसके कारण वो रेगिस्तान में रह पाता है। पक्षियों में अग्रपाद का पंख के रूप में या पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो पक्षियों के जो अनुकूलन होते हैं उनकी पक्षियों की विशेषता होते हैं, क्या विशेषता है, अग्रपाद जो होते हैं वो पंख के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं और खोखली हड्डियां होती हैं, वायुकोश में हवा भर जाती है जिससे उनको उड़ने में आसानी होती है। तो ये हो गया आपका पाठ, आपने पाठ पढ़ लिया। अब आ गया आपका अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। देखिए अभ्यास प्रश्न सारे इसमें, एक बार पाठ पढ़िएगा और ये सारे प्रश्न आराम से हल करिएगा। सारे प्रश्न आसान हैं, बहुत आराम से हल हो जाएंगे। कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो पाठ को हम हल कराएंगे, लेकिन खुद से एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। इसके अभ्यास प्रश्न देखिए, सारे लिखने वाले प्रश्न आ गए। प्रश्न नंबर 5 से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ आप नीचे जितना जाएंगे यहाँ तक, प्रश्न नंबर 14 तक, यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं पूरे। तो ये सब आप लिखेंगे। अब ये पाठ आप लोग का समाप्त हो गया है। इसका हल अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।